नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। हॉट टॉपिक विद हेमंत अत्री। हेमंत भाई को ले आइए, स्क्रीन पर जुड़िए। स्वागत है हेमंत भाई। बंगाल में मोदी और ज्ञानेश कुमार दोनों का मिशन किस कदर सक्सेसफुल रहा, ये ज्ञानेश की मीटिंग के भीतर से आई खबर ने बता दिया। सुप्रिया श्रीनेत का एक ट्वीट हमने आपको दिखाया था पिछले कार्यक्रम में, वही बताता है जिसमें अपने आप को टाइगर बता रहा है, टाइगर जिंदा है और बंगाल जिता दिया। वही बता रहा है कि मोदी और ज्ञानेश का मिशन कैसे बंगाल में चला। बंगाल का विजय अभियान कंप्लीट पूरा हो गया, शपथ ग्रहण हो गया, उसमें दंडवत हो गए, पैर छू लिए, गले लग लिए, जितना इवेंटबाजी होना था सब पूरा हो गया, सब कंप्लीट। लेकिन मोदी रुकते नहीं है, मोदी थकते नहीं है। यही तो हमारे देश के एंकर जानना चाहते हैं कि आप थकते कैसे नहीं हैं। यही तो अक्षय कुमार को जानना है कि आप रुकते क्यों नहीं। वाकई मोदी और शाह न रुकते हैं न थकते हैं, इस बात को आज मैं भी कहूंगा। आप सोचिए, बंगाल का इवेंट कंप्लीट होते ही पंजाब कब्जा करने के लिए शुरू हो गया खेल, और ये बहुत भयंकर खेल है। इस खेल में राहुल और केजरीवाल दोनों को एक साथ निपटाने की कवायद है, एक साथ दोनों निपटाए जाए। कैसे निपटाए जाएंगे आज हॉट टॉपिक में हम समझेंगे, क्योंकि खबर हॉट टॉपिक में जो है, जिसे हम कहते हैं हॉट टॉपिक, वो ये है कि मंत्री को मोदी की ईडी ने उठा लिया है। उधर बंगाल आप देखिए, बंगाल में आईपैक पर झूठी पड़ी थी, एक वहां पर आईपीएस अफसर था, उसके पीछे पड़ी थी। जब तक बंगाल के चुनाव थे, ईडी की गाड़ी रोज बंगाल में दौड़ रही थी। बंगाल खत्म, जिस दिन फाइनल मतदान हुआ सेकंड फेज का, उसके तुरंत बाद आईपैक के चीफ को जमानत मिल गई। अब बंगाल खत्म। पता नहीं कैसे इस देश के लोग नहीं समझ पा रहे हैं, या समझ करके भी उनके हाथ में कुछ भी नहीं, वो बेबस है, लाचार है। अब देखिए, यहां पर उठा लिया, बंगाल वाले को जमानत मिल गई, पंजाब वाले को उठा लिया, तत्काल उठा लिया। मैं आपको हेडलाइन दिखा दूं और फिर हेमंत जी के पास चलेंगे। भैया हेडलाइन लाओ। पंजाब ईडी रेड के बाद आपके मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार। केजरीवाल बोले पीएम मोदी पार्टी तोड़ने में लगे। 100 करोड़ की फर्जी खरीद का आरोप। आगे चलिए। ईडी रेड के बाद पंजाब के मंत्री संजीव अरोड़ा गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में हुआ एक्शन। आगे चलिए। पंजाब के कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा को ईडी ने किया गिरफ्तार। कई ठिकानों पर चल रही थी छापेमारी। आगे बढ़िए। बंगाल चुनाव खत्म होते ही पंजाब के में आप मंत्री के घर ईडी की रेड पर भड़के अरविंद केजरीवाल। चलिए और बढ़िए। विपक्षी नेताओं को डराने के लिए ईडी का हो रहा इस्तेमाल। पंजाब मंत्री के घर पर छापेमारी से भड़के केजरीवाल। और आगे चलिए। कुछ भीतर की खबर हो तो भी दिखा दीजिए, नहीं तो बाकी भीतर की खबर हम बताएंगे। अगर आप नहीं दिखाएंगे तो भी हम जितने भीतर की खबर लिखी होगी उससे भीतर हम बताएंगे। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के मंत्री संजीव अरोड़ा पर शनिवार को ईडी ने रेड की। सूत्रों के अनुसार रेड के वक्त वह चंडीगढ़ में अपनी सरकारी कोठी पर ही थे। यहां से उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया गया है, हालांकि इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है। रेड चंडीगढ़ में उनके सरकारी घर, दिल्ली और गुरुग्राम के ठिकानों में हुई है। चंडीगढ़ के सेक्टर 2 में ईडी ने 15 गाड़ियों के साथ छापेमारी की, पूरा घर जो है घेर लिया, और इसके बाद बाहर सीआरपीएफ के जवान तैनात कर दिए गए। अब देखिए, अभी तक ईडी सीबीआई आप खूब सुने हैं ना, अब सीआरपीएफ को भी आप उसी में जोड़ लीजिए कि जो आप रेगुलर सुनेंगे, अब सीआरपीएफ रेगुलर सुनेंगे, क्योंकि एक बार बस एंट्री करनी होती है, इंट्रोडक्शन हो गया है इनका फिल्म में। अब आगे आप फिल्म में इस किरदार को बार बार देखेंगे। संजीव अरोड़ा पर साल में तीसरी और महीने में दूसरी रेड हुई है ईडी की। ईडी सोर्सेज के मुताबिक 4 ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चल रहा है। इनमें घर के साथ हैम्पटन स्काई रियल्टी लिमिटेड के ऑफिस पर भी रेड हुई है। और हो तो और दिखाइए, और नहीं तो हम बाइट पर आ जाते हैं। अब बाइट सुना दीजिए। अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मोदी राज में एजेंसियों का इस्तेमाल किया जा रहा है। पंजाब के लोगों के साथ पीएम मोदी धक्का कर रहे हैं। धक्का क्या कर रहे हैं? धोखा होगा, धक्का क्या करेंगे।
ईडी को पार्टी तोड़ने में लगाया गया है, किसी मनी लॉन्ड्रिंग को पकड़ने के लिए नहीं। उधर भगवंत मान ने कहा कि पंजाब की तरफ आंख उठाकर मत देखना, पंजाबी आंख निकाल देंगे। ईडी रेड का मकसद ब्लैक मनी पकड़ना नहीं बल्कि भाजपा ज्वाइन कराना है। कुछ दिन पहले अशोक मित्तल के घर रेड की थी, 2 दिन चली रेड के तीसरे दिन उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर लिया था। सीएम ने कहा कि बीजेपी का असली मतलब भारत जलाओ पार्टी है। मोदी जी को अब तक एक ही बार झुकना पड़ा है, एक ही बार यू टर्न लेकर माफी मांगनी पड़ी है, तब भी पंजाब ने ही कृषि कानूनों पर एक बड़ा आंदोलन किया था, झुका दिया था। ठीक है, अब हटा दीजिए क्योंकि ये कॉमेडी पढ़ने का मेरा मन नहीं है, सुनाने का भी मन नहीं है, लेकिन ये बेसिकली कॉमेडियन है तो कॉमेडी कर रहा है। भारत वो क्या जलाओ पार्टी, ये सब बहुत पुराने डायलॉग हो गए, घिसे पिटे डायलॉग बोल रहा है, पंजाब इनको क्या कर देगा। चलाइए, सुनवा भी दीजिए, कॉमेडी ही देश के लोगों को पसंद है, सुनवाइए। चलिए, विजुअल दिखा दिया आपने, विजुअल हटा दीजिए, साइड में चर्चा में दिखा दीजिएगा, सुनवा दीजिए। या छापेमारी जहां हुई है वो विजुअल थे वहां के, सुनवाइए इनको। ये बहुत ही दुख की बात है जिस तरह से एजेंसीज को दुरुपयोग किया जा रहा है मोदी राज के अंदर। पंजाब को खासकर मोदी जी टारगेट कर रहे हैं। पंजाब के लोगों के साथ धक्का किया जा रहा है, पंजाब के लोगों के साथ नाइंसाफी की जा रही है, पंजाब के लोगों को कुचलने की कोशिश की जा रही है, पंजाब के लोगों के साथ अन्याय किया जा रहा है। पिछले 4 साल में मोदी जी ने पंजाब में पहले 3 काले कानून लाने की कोशिश की। पंजाब के किसानों के विरोध के सामने मोदी जी को झुकना पड़ा। पिछले 4 साल से ग्रामीण विकास का हजारों करोड़ रुपया, जिससे मंडियों की, गांव-गांव की सड़कें बननी होती हैं, वो प्रधानमंत्री जी ने रोक दिया। पंजाब की पंजाब यूनिवर्सिटी टेक ओवर करने की कोशिश की गई। चंडीगढ़ को हरियाणा को ट्रांसफर करने की कोशिश, पंजाब से छीनने की कोशिश की जा रही है। पंजाब के पानियों के ऊपर डाका डालने की कोशिश की जा रही है। बीबीएमबी को हथियाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे न जाने कितने मामले हैं जो केंद्र सरकार और मोदी जी पंजाब के लोगों के साथ धक्का कर रहे हैं। धक्का कर रहे हैं तो धक्का कैसे आप रोकोगे? खाली सब के सब इंफॉर्मेशन लेके आए हैं। ये इंफॉर्मेशन का काम मीडिया का था, हम लोग का काम था कि इन्फॉर्म करें कि क्या कर रहे हैं मोदी जी। वही काम पॉलिटिकल पार्टी कर रही है, उनके पास किसी के पास कोई प्लान नहीं है कि वो रोकेंगे कैसे। धक्का रोकोगे कैसे? धक्का कर रहे जब जा रहे हो भाई। आगे चलो, अगला सुनो। अब इन सबको देख करके भी खीज होती है। जो पूरे देश च बीजेपी का काम करने का तरीका है, वो हुण पंजाब में चलना पै रहा है। पिछले कुछ दिनों ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स, इलेक्शन कमीशन, ये 4-5 हथियार ने बीजेपी को, जिन्हों का राजनीतिकरण हो गया। ये अपनी राजनीति वास्ते उन्होंने बरतते आए ने बहुत लंबे समय तो, चाहे वो महाराष्ट्र च होवे, चाहे वो उड़ीसा च होवे, चाहे वो बिहार च होवे, भावें वो कर्नाटका च होवे, बंगाल च होवे, हुण पंजाब उन्होंने निशाने ते है। ईडी दी रेडां पवा के उन्होंने मकसद कोई ब्लैक मनी या कोई होर इलीगल डॉक्यूमेंट लभना नहीं हुंदा। उन्होंने मकसद होता है जिहदे घरे ईडी की रेड पई है उन्होंने ये कह दो कि बीजेपी ज्वाइन कर ला, सब कुछ माफ है। कुछ दिन पहला अशोक मित्तल जी के घरे, राज्यसभा के एमपी आम आदमी पार्टी के, उन्होंने घरे रेड हुई, उन्होंने यूनिवर्सिटी से रेड हुई, लवली यूनिवर्सिटी से, उन्होंने गुड़गांव वाले बिजनेस के जो ऑफिस ने उन्होंने रेड हुई। 2 दिन रेड चली, तीजे दिन अशोक मित्तल जी ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, रेड खत्म, तो उन्होंने 22 सिक्योरिटी दी थी। उस बंदे को सम्मानित कर दिया फिर 10 दिन बाद। किधर गया ईडी का केस फिर? ਇਹਦਾ मतलब ईडी का राजनीतिकरण। अज सवेरे संजीव अरोड़ा के घर ईडी आई है, इस वक्त छापा चल रहा है, सो कॉल्ड छापा कहने आप, इस वक्त बस ड्रावा चल रहा है।
ਇਹ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੀਜੀ ਵਾਰ ਆਏ ਨੇ ਉਹਦੇ ਘਰੇ, ਔਰ ਇਸ ਮਹੀਨੇ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਆਏ। ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਲੱਭਣਾ। ਸਿਰਫ ਬਸ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਤੇਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਲਾ। ਇਹ ਏਦਾਂ ਡਰਾ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੋਰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਤਾਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਹੀਂ ਇਹ ਚੱਲਣਾ। ਮੈਂ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਹੈ ਇਹ ਡਰਾਵਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਇਹ ਧਮਕੀਆਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ। ਗਿੱਦੜ ਭਮੂਖੀਆਂ ਤੋਂ ਡਰਨ वाला पंजाब नहीं है। चलिए, बड़ा अच्छा लगा सुन के। एक बाइट और होगी, वो भी चला दीजिए। सब पहले सुन लीजिए, सबको, इन लोगों को सुनिए, फिर हमें सुनिएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने एक बार फिर से दोबारा ऐसे कपल ऑफ डेज में, थोड़े दिनों में दूसरी बार हमारे कैबिनेट के कलीग संजीव अरोड़ा जी के घर के ऊपर दावा बोला है। आज सुबह उनके घर के ऊपर एक बहुत बड़ी रेड जो है वो वैश्विक ईडी ने की है। ये भारतीय जनता पार्टी का डिजाइन है। जिस भी स्टेट में इलेक्शन होती है उस स्टेट में 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने पहले ये ईडी को भेजते हैं, सीबीआई को भेजते हैं। वहां नेताओं को डराया जाता है, धमकाया जाता है, वहां के वोटरों को धमकाया जाता है, एसआईआर के जरिए वोट काट दी जाती है जो इनका विरोध करता है। तो फिर वहां की इलेक्शन लूटने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। पर लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार जो है वो संविधान में विश्वास रखती है। जो संविधान बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने बनाया था उसमें हम विश्वास रखते हैं। तो बिल्कुल हम संविधान को भी बचाएंगे, इस देश को, डेमोक्रेसी को भी बचाएंगे, इस देश के लोकतंत्र को भी बचाएंगे। इस देश के लोकतंत्र को लेके आने के लिए पंजाब के लोगों ने सबसे ज्यादा कुर्बानियां की थी। सबसे ज्यादा, लगभग 80% से ऊपर कुर्बानियां जो थी वो पंजाब के लोगों की थी। तो हम बिल्कुल इस देश की लोकतंत्र को बचा के रखेंगे और इस देश के संविधान को बचा के रखेंगे। जितना मर्जी हमला कर ले भारतीय जनता पार्टी, वो उनके सभी हमले जो है हम नकार देंगे, उनको खत्म कर देंगे। क्योंकि आम आदमी पार्टी की सरकार जो है पंजाब में पूर्ण बहुमत से चल रही है। और मैं समझता हूं ये बहुत बड़ा हमला जो लोकतंत्र के ऊपर भारतीय जनता पार्टी बोल रही है, जो भारतीय जनता पार्टी को 3 करोड़ पंजाबी इकट्ठे होकर, एकमुठ होकर भारतीय जनता पार्टी को करारा जवाब देंगे। ठीक, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी स्पीच थी। ये चीमा साहब थे, मंत्री हैं। पहले करोड़ों जो है हरियाणा के लोग ने 1 करोड़ के आसपास मतदाता थे, उन्होंने जवाब दे दिया था, उन्होंने आंख निकाली थी। फिर करोड़ों मराठियों ने मोदी और शाह और ज्ञानेश को रोक लिया था। उसके बाद बिहारियों ने भी करारा जवाब दिया मोदी और शाह को, एकदम हरा करके घर भेज दिया। फिर बंगालियों ने, उनका भी इतिहास बड़ा गौरवपूर्ण था बंगालियों का, फिर बंगालियों ने भी बहुत करारा जवाब दिया। आज देखिए भव्य इवेंट हुआ है। अब बस पंजाबियों की बारी है, हेमंत भाई, बस अब ये लोग भी करारा जवाब देंगे। ये लोकतंत्र बचाएंगे, अपने सांसद नहीं बचा पा रहे, लोकतंत्र बचाएंगे। देखिए टेंडर बड़ा चाहिए इनको। आशीष भाई नमस्कार, आपको, सारे दर्शक साथियों को भी। आपने कहा कि पंजाब की इवेंट खत्म नहीं हुई और उससे पहले शुरू कर दिया कार्यक्रम। पंजाब की, बंगाल की इवेंट चली रही थी, अगर आपको ध्यान हो तो, जब राघव चड्ढा से लेकर के सारे उधर कर दिए गए थे चुपचाप, बिना किसी थोड़ी सी भी दिक्कत के, याद होगा आपको। और अब जब मैं और आप बात कर रहे हैं, पंजाब के चुनाव में केवल 9 महीने बचे हैं, फरवरी में चुनाव है मेरे साथ। इस पूरे खेल को समझ लीजिएगा बहुत आसानी से दर्शकों के लिए। मेरा ये गलतफहमी मुझे भी थी, आपने बिल्कुल ठीक पकड़ा कि आशीष भाई, मैं आपको बड़ा गर्व से कहा करता, जब आप हरियाणा में आए थे मैं आपको डराया भी करता, आशीष भाई भूल जाओ ये हरियाणा है, यहाँ ये कर देंगे वो कर देंगे। लेकिन मैंने माफी मांग ली थी आपसे, मैंने कहा यार भाई गलती होगी, मैंने ओवर एस्टिमेट कर लिया था। ठीक, तो माफी मीर के नाते नहीं, रियलाइजेशन के नाते, क्या भाई मुझे गलतफहमी थी कि हरियाणा वाले तो पता नहीं क्या तोप लेके बैठे। वही तोप आज भगवंत मान ने निकाल ली, पहले ममता बनर्जी लिए घूम रही थी। वो सारी तोपों का क्या हुआ वो सारा देश देख लेगा, समझ लेगा, नहीं समझेगा तो भुगत लेगा, कोई बड़ी बात नहीं। बिहार ने भी निकाली थी तोप कि ये बिहार है, याद होगा ना आपको, तेजस्वी कहा करते। खैर पंजाब पे आते हैं शिव भाई। पंजाब सरकार में ये जो मंत्री महोदय है, ये नंबर 2 की हैसियत के मंत्री, इंडस्ट्रीज मिनिस्टर है। और संजीव अरोड़ा को जिस तरीके से गिरफ्तार किया गया है, ये मान करके चलिएगा कि ठीक 9 महीने से कुछ समय पहले ईडी का ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है पंजाब के। लेट्स बी वेरी क्लियर। और इसकी एक पूरी की पूरी क्रोनोलॉजी है, मैं बिल्कुल नाम लेके कहूंगा, कोई अन्यथा मत लीजिएगा। सूत्रों का मुताबिक कहना क्या है कि अगले 2 महीने के अंदर पंजाब में जो सबसे धनाढ़ लोग हैं ना, जो सबसे धनाढ़ बिरादरी है, नंबर 1 बनिया, नंबर 2 अरोड़ा खत्री समुदाय,
उनके लोगों को टारगेट पे रखा गया है। आपको ध्यान होगा पिछले चुनाव में उन्होंने ही सबसे ज्यादा मदद आम आदमी पार्टी की थी, सारा फाइनेंसिंग से लेकर के तमाम चीजें। तो इनिशियल टारगेट इन दो का है, उसके बाद बाकी भाइयों का नंबर आएगा, जो भी इनके शुभ चिंतक हैं, जो भी सारे मित्तल से लेकर के जो राघव चड्ढा जो लेके गया था वो ऑपरेशन का पहला स्टेप था, ये आज संजीव अरोड़ा का दूसरा स्टेप है। मोदी जी ये जानते हैं कि अपने काम के दम पर वो इस देश में कहीं भी चुनाव नहीं जीत सकते। लेट्स बी वेरी क्लियर, कोई चीज छुपाने का कोई इसमें है नहीं मामला। इसलिए ईडी और केंद्रीय जो जांच एजेंसियां चाहे सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, और अब तो सीआरपीएफ भी खुलेआम जिस तरीके से सारे कार्यक्रम हो रहे हैं, तो चलिए खैर उनका दुरुपयोग जो है वो राजनीतिक नेताओं के खिलाफ छापेमारी करने के लिए होता है और आगे भी होता है। ये अब नया नॉर्मल है, इसको कोई स्वीकार कर ले ठीक है, नहीं तो कोई बात ही नहीं। कल आपने बड़ा अच्छा एक थंबनेल लगाया था कि राहुल गांधी ने तारीख बता दी। अरे आशीष भाई, तारीख तो उसको खुद ही नहीं पता है, वो क्या तारीख बताएंगे, वो अपनी तारीख निकाले फिर रहे जो है। तो आज सत्ता के दुरुपयोग जो है वो कल जवाबदेही बन जाता है। पंजाब ये सारा सब कुछ देख रहा है, लेकिन कुछ कर पाएगा, मुझे अब बहुत गंभीर शक है। पहले बहुत गलतफहमियां थी, चाहे वो हरियाणा था, चाहे वो बिहार था, चाहे बंगाल था, तो अब यहां भी जो स्थिति है वो समझ लीजिएगा। प्रवर्तन निदेशालय जो ईडी है उसने आज जो रेड्स की है वो चंडीगढ़ में की है, दिल्ली में की है और गुड़गांव में की, गुरुग्राम कहते हैं आजकल उसको। तो वहां पर धनशोधन की जांच के तहत तमाम छापेमारियां की है। मोबाइल के फोन से लेन देन के 100 करोड़ रुपए का आरोप है। मैंने जो ईडी ने प्रेस नोट जारी किया है वो भी भेजा है, कंट्रोल रूम को ही भेजा है, आपको भी भेजा है, आप एक बार दिखा दीजिए उसमें क्या कहा है। 3 पेज का प्रेस नोट है, ये जारी हुआ है, पुराना था ये पहले, तो ये भी मैंने डाला है। इसमें पहले क्या कहा गया था ये देख लीजिएगा। ये पिछली रेड जो हुई थी उसकी बात है, आपको बताया ना कि 1 महीने के अंदर दूसरी बार रेड हुई है और 1 साल के अंदर तीसरी बार रेड हुई। इस प्रेस नोट में आशीष भाई क्या कहा गया था, आप कहें तो मैं कोट करके पढ़ा दूं, बहुत छोटा सा है। ईडी ने पंजाब कैबिनेट मंत्री संजीव अरोड़ा से जुड़ी कंपनियों में कथित वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा किया है, जिसमें 157.12 करोड़ रुपए की फर्जी बिक्री और फर्जी संस्थाओं के माध्यम से किए गए निर्यात शामिल है। एजेंसी को संदेह है, ध्यान से सुनिएगा, संदेह है। मुझे ऐसी चित्रांशी पे संदेह है तो मैं आपको फांसी टांग दूंगा, छुट्टी, खुदा हूं ना मैं। संदेह, विश्वास नहीं है, संदेह है कि विदेशी संस्थाओं के माध्यम से धन का गबन हुआ है, जो फेमा नियमों का उल्लंघन है। एजेंसी ने कई बैंक खातों को अटैच कर लिया है और साथ ही नेटवर्क से जुड़े डीमेट खातों और म्यूचुअल फंड होल्डिंग्स को भी फ्रीज कर दिया गया है। अब थोड़ा सा आशीष भाई इस पूरे नेटवर्क पर आइए और इस पूरे खेल को बताना मेरा और आपका तो काम है, बाकी दर्शक देख लेंगे जिसने देखना है। 10 साल पहले, आज से ठीक 10 साल पहले सुवेंद्र अधिकारी रिश्वत लेते पकड़े गए थे, याद होगा आपको, ठीक। और मोदी अपनी नकल करने की, जो मिमिक्री करने की जो उनकी कलाकारी है, उसका इस्तेमाल करके मंचों पर खूब बखूबी बखान करते थे। आज सुबह से वो वीडियो वायरल भी था। लेकिन भाजपा ने इन 10 सालों में आशीष भाई 7 राज्यों से 22 राज्यों तक पूरे भारत में अपना कब्जा कर लिया है। कब्जा कहेंगे शब्द इसको, आप फैलाव नहीं कह सकते इसको, इसको कब्जा कहते हैं। कोई जनाधार पर डालने की बात नहीं, ये कंप्लीट कैप्चर है। और एक चीज का हमेशा हम सबको ध्यान रखना चाहिए, जिसको डबल इंजन कहते हैं ना, ये वो डबल इंजन का कंसेप्ट समझना बहुत जरूरी है। आप आज आप जैसे किसी साथी से बात हो रही थी तो उसने कहा कि 2 इंजन वाली सभी सरकारों में एक इंजन पूरी तरीके से निष्क्रिय और कमजोर रहता है। एक इंजन कहने का होता है, वो काम नहीं करता। दिल्ली में बैठा एक व्यक्ति सब कुछ नियंत्रित करता है, दिल्ली का भी और डबल इंजन वाली स्टेट्स का भी। ये पूरी की पूरी परिस्थिति आशीष भाई। अगले साल फरवरी में चुनाव है, ऑपरेशन लोटस शुरू हो गया है। 2 राज्य पंजाब के अंदर केवल 2 विधानसभा सीट भाजपा की, केवल 6% वोट, और 7 में से 6 राज्यसभा के एमपी किसके हैं, बीजेपी के। कोई इस देश में सुनने वाला, समझने वाला, वाली वारिस कोई कुछ नहीं। और आपने बहुत अच्छा किया वो सुप्रिया श्रीनेत वाला ट्वीट, मैं कल से सोच रहा था कि वो हमसे मिस कैसे हो रहा है लगातार, आपने अच्छा किया उसको आज शामिल कर लिया। वो बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति है, बहुत बड़ी स्वीकारोक्ति है और सच्चाई है, उसमें कुछ भी गलत नहीं है। हम तो सरेआम पहले दिन से कहते हैं, हरियाणा के बाद, महाराष्ट्र के बाद हमें तो कोई गलतफहमी नहीं बची थी चुनाव के बारे में, या कोई बची थी। लेकिन एक चीज में जो आपको कल शायद परसों के शो में मैंने आपको एक बात कही थी आशीष भाई, कि पंजाब के अंदर भी ये हिमाकत कर सकते हैं। ये मैंने बताया था, कई दोस्तों के फोन आए कि अगला नंबर अब पंजाब का है। अब मुझे पूरा भरोसा हो गया है कि अब इनको डर नहीं बचा। इन्होंने हरियाणा टेस्ट कर लिया कि कुछ नहीं बिगड़ना,
महाराष्ट्र टेस्ट कर लिया, बिहार कर लिया, अब बंगाल कर लिया। और बंगाल में तो जो किया है वो तो एक मॉडल ही अलग है। 91 लाख लोग वोट नहीं डाल पाए, मस्ती से सरकार बना ली। और आज मंच पे जैसे आपने जिक्र किया कि उस लोगों को नमन कर दिया और पता नहीं क्या क्या कर दिया। अरे नमन तो आपको किसको करना चाहिए? ज्ञानेश गुप्ता को करना चाहिए, माई लॉर्ड्स को करना चाहिए, एजेंसियों को करना चाहिए, जो आपके ओपनिंग बैट्समैन है। आप तो बाद में आते हो। ये जो सारी परिस्थिति है आशीष भाई, लेकिन खतरा फिर वही है। बंगाल भी सीमावर्ती राज्य था, जिस तरीके से वहां जो कुछ हुआ, उसके बाद जिस तरह के आप इंसान देख रहे हैं। पंजाब का एक जिस तरीके का अतीत है, और आपको ये बहुत अच्छे से पता है, सारे देश को अच्छे से पता है कि पंजाब को किसी कीमत पर ये जीतने में आज तक 2014 से 27 आ गया, केवल पंजाब को फतेह नहीं कर पाएगी। तो अब इनका इतना भय खुल चुका है। और मैं आपको बड़े एक बहुत तमिलनाडु वाली घटना करूं आशीष भाई, कुछ और भी कहता है। अभी तक क्या था कि हम कब्जा करेंगे, कर लिया। तमिलनाडु में एक चीज और आ गई, अगर राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी 4-5 घंटे और रुक जाती तो इनविटेशन मिल जाता है टीवी के को शपथ के लिए। मान के ये हमने पहले बता दिया, ये कांग्रेसियों जो है इनके साथ दिक्कत बहुत है। ये कल ही बता दिया, आज उस बात पे गुरुमूर्ति हैं तमिलनाडु के जो है राजनीतिक टिप्पणीकार, उन्होंने भी उस पर मुहर लगा दी। कल के कार्यक्रम में, कल सुनिएगा, जितने तमिलनाडु पे हम हर डेवलपमेंट पे कार्यक्रम कर रहे हैं, कल कहा था कि ये कांग्रेस से चूक हो गई। मैंने इस सवाल लिया था कि कांग्रेस से, मेरा ये मानना है कि कांग्रेस से यहाँ भी चूक हुई है। अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी के रूप में गया होता तो उसको इनविटेशन मिल जाता। ये जैसे ही 112 ले गया, ये कांग्रेस 5 गए, उसके पॉइंट बच गई। नहीं, और मैं इसमें कुछ और कह, मैं आपको इसमें कुछ और कह रहा हूं, मैं कंसेप्ट का चेंज बता रहा हूं। अभी तक क्या था कि हम कब्जा करेंगे, हम जहां मर्जी आए कब्जा करेंगे, कहीं कोई समस्या नहीं। तमिलनाडु एक नया एक्सपेरिमेंट दिखा रहा है कि हम तो कब्जा करेंगे ही करेंगे, हमसे अलग कोई सरकार भी नहीं बनने देंगे, खासतौर पर अगर उसमें कोई विपक्ष की भूमिका आ जाए। ये नया मॉडल है तमिलनाडु के कि अगर वो एआईडीएमके के लोगों को प्लांट करा लेते कोई समस्या नहीं थी, वो अकेला चला जाता जैसे आपने कहा तो भी कोई समस्या नहीं थी। लेकिन जिस सरकार के अंदर विपक्ष का नाम मात्र का भी कंपोनेंट आ जाए, उस राज्य में हम सरकार नहीं बनने देंगे। पंजाब की स्थिति समझिए आप। हिंदुस्तान के अंदर भारतीय जनता पार्टी का सबसे पुराना एलआई कौन था आपको पता है? श्रोमणी अकाली दल, बादल साहब, प्रकाश सिंह बादल। सबसे पहले बर्फ में किसको लगाया? मोदी शाह ने अकालियों को निपटाया काले कानूनों को लेकर के। ठीक, सुखबीर की बादल की धर्मपत्नी जो थी वो मंत्री थी, और एकदम इस्तीफा देकर के बाद में जो भी हुआ नहीं हुआ। लेकिन आज उनका कोई नाम लेवा नहीं है, ना विधानसभा के अंदर ना लोकसभा के अंदर, छुट्टी। ठीक, अब इनका खेल देखिए क्या है। बादल को तो कभी भी वापस ले आएंगे, पर्चे हैं, सारी चीजें हैं, कुछ भी शुरू कर लेंगे। सवाल ये है कि वहां सरकार बनाएंगे कैसे? वहां तो सरकार किसी सूरत में इनकी बनती नहीं। तो वहां वो तमिलनाडु मॉडल होगा कि पहले वोटर्स का एसआईआर के जरिए, उसके बाद ये किसको आगे बढ़ाते हैं, किसके साथ अलायंस, क्योंकि अपने दम पे सरकार पंजाब में नहीं बना सकते, चाहे 4 एसआईआर करा लो, क्योंकि वहां के समीकरण ऐसे, सोशियो रिलीजियस जो पूरी स्थिति है कास्ट की और बीजेपी के प्रति जो नफरत का उनका इतिहास है। और पंजाब के लिए मुझे लगता है आने वाले 9 महीने आशीष भाई, माफ कीजिएगा, बहुत चुनौतीपूर्ण भी है। आपने देखा ना जिस तरीके के बम विस्फोट के पीछे खबर आई, कल परसों भी जो घटना हुई, ये सारी चीजें सामान्य नहीं है। पंजाब का जिस तरीके का इतिहास रहा है, वहां का ये मिस एडवेंचर बहुत महंगा पड़ सकता है। इसीलिए सबको, हम सबको भी चिंतित रहना पड़ेगा कि पंजाब में जिस तरह की हरकतें, क्योंकि इनका तो स्टैंडर्ड मॉडल है, बंगाल में कर दिया, सब जगह कर दिया, तो बिहार में भी हो गया, तो अब कुछ नहीं, क्या कर लोगे। लेकिन पंजाब में वो स्थिति नहीं है। पंजाब के किसानों को मैं सैल्यूट करता हूं आज भी, कि जब सारे देश के किसान अलग अलग पिटने के मूड में थे, सिंगल हेडेडली, आप कहते रहिए हरियाणा के लोग थे उसमें, कहते रहिए वेस्टर्न यूपी के लोग थे, अगर उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन था किसानों का कृषि कानूनों को लेकर के, सिर्फ पंजाब के लोगों का बहुत बड़ा रोल था उनका। हरियाणा वाले तो पीछे चले, जिस भी संख्या में चले, थोड़े बहुत उत्तर प्रदेश के हैं। तो आज पंजाब के अंदर जिस तरह की शुरुआत पहले 6 सांसदों को तोड़ करके की, अब जो ये जिस तरीके का अरोड़ा को लेकर के ये है, ये आने वाले दिनों में कम नहीं होगा, ये बढ़ेगा। कुछ भी कहते रहे, जो ये भगवंत मान का हमने दिखाया कि ये पंजाब के लोग हैं कर देंगे, मेरे को उस पर वो नहीं है। लेकिन पंजाब का जो अतीत रहा है आशीष भाई, जिस तरीके का वहां इतिहास रहा है, उसकी मुझे चिंता 100% है कि कहीं चुनावी चक्कर में कुछ और गड़बड़ ना करवा दे। ये वास्तव में चिंता का विषय। नहीं, मैं उसमें भी, मैं 2-3 बातें, आपने कहा कि 2 इंजन होता है, एक निष्क्रिय होता है, एक ही चलता है। दोनों काम करते हैं।
एक केवल तेल सप्लाई करता है, ठीक है, एक जिसको आप निष्क्रिय कर रहे हो वो तेल सप्लाई करता है। ये मोहन यादव, भजन लाल शर्मा, इन सबको तेल ही खींचने के लिए, कुएं में से तेल निकालने के लिए रखा गया है। तो आप निष्क्रिय उनको मत कहिए, वो अपना काम कर रहे हैं, वो तेल निकाल रहे हैं, जनता से तेल निकाल रहे हैं, व्यवसायियों से तेल निकाल रहे हैं, सूबे से तेल निकाल रहे हैं, तेल निकाल रहे हैं। पंजाब को लेकर के मैं आज ही, चुनाव 9 महीने बाद है, लेकिन आज ही न्यूज लॉन्चर की लाइन, लकीर जैसे होता है ना अपनी एडिटोरियल की, मैं आज ही लकीर खींच दे रहा हूं। बिल्कुल यही लाइन होगी हमारे, चाहे हम कभी चर्चा करें, चाहे हेमंत जी चर्चा करें, चाहे भाऊ चर्चा करें, लकीर आज खींच जाएगी। क्योंकि अब बंगाल निपट गया है। अब तमाम हमारे पत्रकार साथी, कुछ मेरे साथी, कुछ मेरे भी वरिष्ठ हैं, वरिष्ठ लोग हैं, वो तमाम साथी शुरू करेंगे कि पंजाब नहीं भाजपा आने पाएगी। पंजाब का अतीत बहुत गौरवशाली है, अतीत तो भारतवर्ष का ही पूरा गौरवशाली है, पंजाब का थोड़ा एक्स्ट्रा है, बंगाल का भी थोड़ा एक्स्ट्रा था। पंजाब का जैसे एक्स्ट्रा है वैसे बंगाल का भी एक्स्ट्रा था। तो आज ही मैं लकीरें खींच दे रहा हूं कि न्यूज लॉन्चर ये मानता है कि मोदी को पंजाब में भी कोई नहीं रोक पाएगा। वो अकेले सरकार बनावे, दुकेले सरकार बनावे, परिवार के साथ सरकार बनावे, पीछे से सरकार बनाए, आगे से सरकार बनाए, दाहिने सरकार बनाए, बाएं सरकार वही बनेगी जो मोदी और शाह के रिमोट से चलेगी, बस सीधी सी एक लाइन। सरकार वही बनेगी जो मोदी और शाह के रिमोट से चलेगी। हमें इसलिए, क्योंकि 9 महीने, देखिए व्यूअर्स हैं, बहुत क्लियर चीजें, कुछ और मैं चर्चा करना चाहता हूं, रोज करना चाहता हूं, अच्छे बुरे की परवाह करके पत्रकारिता नहीं कर रहे हम लोग। रोज क्या है कि अब बंगाल निपट गया, अब पत्रकारों का एक शुरू होगा कि इस देश में जो एक बड़ी संख्या है, करोड़ों लोग हैं जो मोदी और शाह को समझ चुके हैं, जानते हैं कि संविधान देश खतरे में, तो वो चाहते हैं कि कोई आए और बोले कि मोदी अब हारेगा, अब की खत्म हो जाएगा, अब हारेगा। तो वो जब लिखो कि अब हारेगा, खत्म होगा, तो व्यूअर आता है, यार चलो, उसको मन की तसल्ली होती है, देश पे वही मोदी का उत्पात चल रहा है, वो इंजेक्शन से खींच रहा है खून, लेकिन उनको तसल्ली होती है, चलो किसी ने वीडियो में ही सरकार गिरा दी, मोदी खरा दिया। तो ये वाला ना, वो हम जो है उसको, उस आपके मतलब हमारे भीतर की कुंठाओं को हम शांत करने के लिए नहीं काम करेंगे। हम बिल्कुल साफ बता दें, बंगाल के बाद हमने शुरू से कहा था, अब हम भी आज बदल जाए, हमने बार बार कहा था ना एक बार कि बंगाल ये आखिरी परीक्षा है, हेमंत भाई कहा था ना बार बार हमने कि बंगाल आखिरी परीक्षा है, अगर बंगाल मोदी और बीजेपी जीते तो इसके बाद लोकतंत्र खत्म। अब बताओ, हम ही परीक्षा टालते रहे योगी मोदी इनके सरकार टाइप में, कि बंगाल वाली परीक्षा होगी? नहीं, एक परीक्षा और होगी, पंजाब में, पंजाब को हो जाए तो एक परीक्षा भी और होगी। अरे हम भैया इतना परीक्षा नहीं, परीक्षा होनी थी बंगाल में, हो चुकी है। अब 100% मैं बताऊं सरकार बनी, वो कैसे बनी, कैसे भी बने। दूसरी बात, ये संजीव अरोड़ा ये सिर्फ ऑपरेशन लोटस नहीं, सरकार नहीं बनाने जा रही है कहीं पे भी, ये भी बता दूं, सरकार कहीं नहीं बनाई जा रही है भाजपा पंजाब में चुनाव से पहले कि तोड़ फोड़ करके सरकार बना लेगी ना, नहीं, ये उससे आगे का खेल है, सरकार बनने नहीं देना। एक होता है ना कि हम तो नहीं, अभी पंजाब में हमारी फुटप्रिंट नहीं है, हम बाकियों को ऐसे कर दें कि उनके भी फुटप्रिंट खत्म हो जाए, मतलब उनको भी बिना चप्पल के कर दें नंगे पांव। ये नंगे पांव करने का सिलसिला है। संजीव अरोड़ा जिसके घर पर रेड हुई है, जिसके दफ्तर में रेड हुई है, वो फिनेंशियल पाइपलाइन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है आम आदमी पार्टी के। जो फैक्ट को समझिएगा, पंजाब का सबसे अमीर विधायक है, 423 करोड़ की संपत्ति उसकी कागज पर लिखंत में है। ये सब जो लिखंत में होती है, ये तो सिर्फ दिखती है। 423 जिसकी लिखी है, मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन उसकी कितनी होगी आप कल्पना कीजिए। वो चुनाव में ऐसे ही आदमी, पार्टी कोई भी होती है, ऐसे लोगों को रखती है जिससे चुनाव लड़ पाए पार्टी, और लड़ना भी आजकल का चुनाव समझ ही रहे आप कैसा है। उसका रियल एस्टेट का काम है, उसका गारमेंट एक्सपोर्ट का बहुत बड़ा कारोबार है, रियल एस्टेट का बहुत बड़ा कारोबार, 425 करोड़ रुपए तो कागज में लिखा हुआ हलफनामे का उसका है, उस हिसाब से, मतलब जो घोषित है। अब आप सोचिए, इतना बड़ा उस पूरे परिवार की कितनी संपत्ति होगी, कितना अमीर आदमी है। ये जो कहते हैं ना कि आपका हम मनी ड्रेन ही सुखा देंगे, पैसे
फ्लो खत्म कर देंगे। चुनाव कैसे लड़ोगे? आम आदमी पार्टी पैसे फ्लो सुखा देगा, आप नहीं लड़ पाओगे। भाजपा का पैसा पंजाब में भी निर्द्वंद होकर के बिल्कुल मतलब कहीं पर अबाध गति से दौड़ेगा। दूसरी बात, एक हिंट किया था हेमंत भाई ने, 2 बम विस्फोट। पंजाब बहुत दिनों की शांति के बाद अब एक बार फिर से डेंजर जोन में नजर आने लगा, क्योंकि ये बम विस्फोट कहां से हुए, किसने करवाए, इस पर कोई जो है अब तक नहीं अता पता है। जो एनआईए बंगाल में घुसी थी, वो एनआईए भी अब धीरे धीरे पंजाब बढ़ेगी, देखिएगा, वो एनआईए पंजाब बढ़ेगी, क्योंकि बम विस्फोट वगैरह का मामला है। सत्ता के लिए कुछ भी ये लोग कर सकते हैं, कुछ भी। उसकी लिमिट आप न सोच सकते हैं, ना मैं सोच सकता हूं। मैं तो सरेंडर हूं, नरेंद्र सरेंडर के पीछे, मैं भी सरेंडर नहीं। हम सोच सकते हैं वहां पर क्या अभी गति होने वाली है। अभी ईडी का काम शुरू हुआ है, अगला काम वहां पर ज्ञानेश कुमार का होगा। जब ईडी और ज्ञानेश कुमार का ज्वाइंट ऑपरेशन होगा, तब आपको पंजाब की नई तस्वीर दिखेगी कि पंजाब की कैसी तस्वीर उभर रही है। ये तस्वीर कहते हैं ना, आप हेमंत भाई ने कहा कि तस्वीर पंजाब की जो अतीत रहा है, अतीत की तस्वीर, ये तस्वीर बदल देते हैं भाई साहब। फोटोग्राफर हटा देंगे, दूसरी फोटो खींचो, तस्वीर हटा दो। पंजाब की नई तस्वीर अभी बनाएंगे ज्ञानेश कुमार और ईडी मिलकर के। यहां पर मेरा एक ही सवाल है, वक्त हो गया है, बना ले मोदी जी सरकार, कोई मत नहीं। ये मूक दर्शक बने रहेंगे सब। कांग्रेस वहां पर 2 ही स्टेक होल्डर अब हैं, अकाली दल नहीं है। 2 स्टेक होल्डर हैं, केजरीवाल और राहुल गांधी। दोनों का आंखों के सामने ये क्या करेंगे? ये तो अलग अलग ही चुनाव लड़ेंगे। भाजपा को जिताएगा कौन, यह भी बता दूं। ज्ञानेश कुमार और ईडी के इस ऑपरेशन को अंजाम तक पता है कौन पहुंचाएगा? केजरीवाल और राहुल गांधी। अब इसी पे आपकी टिप्पणी चाहूं। आशीष भाई, ये बात तो हम कल रात को ही कर चुके हैं। कल रात को जब हम राहुल गांधी के गुरुग्राम दौरे को लेकर के जो इतना विस्तृत विश्लेषण हुआ, उसमें हरियाणा के बाद किसकी बात थी? पंजाब और हिमाचल की बात थी। और वो सारी चीज तो क्लियर ही है बिल्कुल। पंजाब में तो एक ही चीज क्लियर है ना बिल्कुल, जिस तरीके की अंदरूनी चल रही है आपस में खींचतान, बाजवा और ये राजा वडिंग और पता नहीं कौन कौन सारे मुख्यमंत्री बन के सोते, और भाजपा में जाने के बाद उनको एक बार लाइन में सबसे पीछे जगह मिल जाए तो बड़े गौरवान्वित महसूस होते हैं। वो एक अलग पक्ष है। अभी ताजा खबर ये है आशीष भाई कि जो पंजाब में जो कुछ है ना, वो हम कल चर्चा कर चुके, जहां तक कांग्रेस का सवाल है। केजरीवाल क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे अगले 2 दिन में क्लियर हो जाएगा। बाकी 6 राज्यसभा एमपी चल गए तो उन्होंने क्या कर लिया था? सवाल तो ये है, जैसे बोओगे वैसे काटोगे, जैसे एमपी बनाए थे वैसे वो चले गए। उनका क्या कंट्रीब्यूशन था आम आदमी पार्टी के लिए? एक कंट्रीब्यूशन तो था विटामिन सी का, उसके बाद तो कुछ नहीं था। विटामिन एम था, सॉरी माफ कीजिए। विटामिन सी विटामिन करेंसी होता है, विटामिन एम विटामिन मनी, सीधा ही कह दूं। अभी अभी जब मैं और आप बात कर रहे हैं, लेटेस्ट ब्रेकिंग आ गई है, ऑफिशियली ईडी ने गिरफ्तार कर लिया है अरोड़ा को, और उसको पूछताछ के लिए दिल्ली लेकर के इस समय आया जा रहा है, रास्ते में है। कुल मिलाकर के आशीष भाई, बड़ा इंटरेस्टिंग टाइम्स अहेड। और इस बार फिर वही बात, जैसे ये 5 राज्यों के चुनाव हुए थे, सबका ध्यान कहां था? बंगाल पे, और तो कोई चर्चा ही नहीं कर रहा था। अगले साल जो फरवरी में चुनाव होने हैं, उसमें यूपी से लेकर तमाम है, लेकिन सबकी नजर कहां पे रहेगी? पंजाब के ऊपर। और सही आपने कहा कि बंगाल में हमने देख लिया डेमोक्रेसी क्या है, उसके बाद कम से कम डेमोक्रेसी की बात चुनावों से जोड़ करना ही करे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, सारे देश के सामने। बस अगली बार पंजाब परवार, ये पंजाब, अब की बार पंजाब सरकार नहीं, अब की बार पंजाब परवार। जख्मी पंजाब भी होगा और जख्मी होकर के आईसीयू में नजर आएगा, आईसीयू के बाहर भाजपा का झंडा लगा होगा। बस इतना मान लो आप। हमको इजाजत दो आप लोग। धन्यवाद हेमंत भाई, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।